नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर डीएपी और यूरिया की दाम जो है वो इतना बढ़ क्यों गया है। बढ़ा है तो लेकिन आखिर इसका कारण क्या है कि इसका दाम अभी देखिए 2 से 3 सालों में इतना इसका बढ़ गया। नहीं तो इसके पहले देखिए 800 में डाई अमोनियम फास्फेट मिल जाता था और 200 रुपया प्रति बैग यूरिया मिल जाता था। लेकिन आज के समय में देखिए कम से कम 1400 रुपया प्रति बैग डीएपी मिल रहा है और 350 रुपया प्रति बैग यूरिया। तो इसका आखिर कारण क्या है? तो आज की वीडियो में हम लोग ये सभी कारणों के बारे में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली जो आगे की वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर डाई अमोनियम फास्फेट और जो यूरिया है इसका जो फसलों में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके महत्व के बारे में जानने के बाद तब हम लोग आखिर इसका कारण क्या है कि इसका दाम भारत में बढ़ गया। फिर हम इसके उपाय के बारे में जानेंगे, आखिर इसका उपाय क्या है कि इसका दाम फिर से घट जाए और भारत सरकार द्वारा क्या इसका उपाय निकाला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएपी और यूरिया का क्या महत्व है। तो डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस लगभग 46% तक पाया जाता है और नाइट्रोजन लगभग 18% तक पाया। डाई अमोनियम फास्फेट जिसमें फास्फोरस पाया जाता है जो फसलों के जड़ के ग्रोथ के लिए और फूल आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक न्यूट्रिएंट। और यूरिया जो है, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है जो फसलों के पत्तियों को हरा भरा रखता है और प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। आज यही डीएपी और यूरिया का जो प्रचलन आप देख रहे हैं, तो ये हरित क्रांति के समय इसका उपयोग ज़्यादा हुआ। इसी कारण भारत पूरे देश को अगर भूखमरी हो तो पूरे देश को बिना किसी की सहायता से वो अन्न प्रदान करता है। डीएपी यूरिया जो है वो भारत कृषि में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर इसको संतुलित रूप से ही हम खेत में डालेंगे तभी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको हम संतुलित रूप से खेत में डालते नहीं हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति, खेत में जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया, जो महत्वपूर्ण फंगस हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण फसल का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर डाई अमोनियम फास्फेट और यूरिया का दाम इस समय इतना चरम सीमा पर क्यों आ गया। तो हम इसको मुख्य बिंदु द्वारा समझें। तो पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय कारण कैसे है? जो फास्फोरस है वो मुख्य रूप से हमारे भारत में तो जो स्रोत है वो नहीं पाया जाता, जैसे कि फास्फोरिक एसिड, अमोनिया और प्राकृतिक गैस। भारत की जनसंख्या अगर देखी जाए तो चीन से भी अधिक इस समय हो गई अगर जनगणना किया जाए। अभी देखिए भारत लगभग 70% खेती पर ही आश्रित। बाकी उत्पादन के लिए इसको खाद की आवश्यकता होती है। तो खाद ये जो आता है, इसकी जो रॉ मटेरियल्स आते हैं ये बाहर से आते हैं। तो बाहर से जो कच्चे माल आते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कीमतें हैं वो बढ़ गई, जिसके कारण आज यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट इतना महंगा बिक रहा है। और दूसरा जो है, भारत मुख्यतः आयात पर ही भारत अपने उर्वरकों की जो जरूरतों का बड़ा हिस्सा वो आयात कर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव और शिपिंग लागत से उर्वरकों का जो कीमत है वो प्रभावित होता है। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इस समय, उसके कारण भू राजनीतिक संकटों ने, उसके कारण वैश्विक उर्वरक आपूर्ति ने प्रभाव डाला है, जिसके कारण इसका रेट बढ़ गया। दूसरा जो कारण है घरेलू कारण। हमारे भारत में जो गतिविधियां हैं वो भी कुछ हद तक हमारे इस डीएपी और यूरिया के को बढ़ा रहे हैं। अब इसमें हम समझते हैं आखिर कैसे। तो पहला जो कारण है, सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी में कमी या देरी होने पर किसानों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा बढ़ती मांग। भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति सीमित है, जिसके कारण भारत में डीएपी और यूरिया का दाम बढ़ रहा है। तीसरा विनिर्माण लागत। घरेलू उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती लागत भी कीमतों को प्रभावित करती है। तीसरा जो कारण है ऊर्जा की बढ़ती कीमतें। भारत में आखिर ऊर्जा की भी जो कीमत है वो बढ़ रही है। जैसे यूरिया के निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक गैस जो है उसकी भारत देश में जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसका यूरिया और डीएपी का जो कीमत है वो बढ़ रहा है। चौथा है सरकार का जो नीति है और जो कर प्रणाली है कुछ हद तक प्रभावित है। जैसे कुछ कच्चे माल या कुछ उर्वरकों पर जो जीएसटी टैक्स लग रहा है, जिसके कारण उसका दाम अधिक बढ़ रहा है। पांचवा जो कारक है जलवायु परिवर्तन। जब चक्रवात, बाढ़ और जब सूखा, तो उस समय भी ये इसके रेट को प्रभावित है। और जो लास्ट है वो लॉजिस्टिक कारण है। लॉजिस्टिक कारण का मतलब परिवहन लागत और समय में वृद्धि का जो मुख्य कारण है ये लॉजिस्टिक कारण कहलाता है। जब हम परिवहन के द्वारा, जैसे ट्रेन या किसी भी यंत्र के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर हम जब सामान पहुंचाते हैं तो उसमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार ने उसका रेट भी बढ़ा दिया है, जिसके कारण इसका रेट अधिक हो चुका है। दोस्तों हम बता दें कि आखिर यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट का जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमें उपज तो मिलती है, लेकिन कुछ हद तक हमारे शरीर को भी इफेक्ट पहुंचाता है। शरीर के इफेक्ट के साथ देखिए पौधों को भी इफेक्ट पहुंचाता है और मिट्टी को का जो उर्वरा शक्ति है उसको भी कम करता है। इसीलिए आप लोग ऑर्गेनिक खेती का प्रयोग करें और ये जो फर्टिलाइजर है, जो केमिकल्स है, इसका जो प्रयोग है कम कीजिए, जिसके कारण आप स्वस्थ रहेंगे और अधिक जीवन तक जी सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका समाधान क्या। जो पहला समाधान है वो घरेलू उत्पादों को बढ़ाना। जिस यंत्रों के द्वारा विदेशों में इस पूरे फर्टिलाइजर को बनाया जाता है, वही संयंत्र का निर्माण करके भारत में ही
इस चीज़ों को निर्माण किया जाए जिसके कारण इसका जो उत्पादन है और इसका जो कीमत है वो घटाया जा सकता है। कुछ रॉ मटेरियल जैसे फास्फोरिक एसिड और अमोनिया और प्राकृतिक गैस जो भारत में भी निर्मित किया जा सकता है, वो अगर स्वदेशी रूप से भारत में अगर निर्माण किया जाएगा, दूसरे देशों से हम मंगवाते हैं और उसमें जो पैसा लगता है वही अपने देश में अगर लगाया जाए तो इसका जो कीमत है घटाया जाए। दूसरा जो समाधान है वो किसानों को सब्सिडी और जागरूकता देना। जैसे इस समय देखिए सॉइल टेस्टिंग हर जगह हो रहा है। आप कितने क्वांटिटी में नाइट्रोजन डालेंगे, कितने क्वांटिटी में फास्फोरस डालेंगे, कितने क्वांटिटी में पोटास डालेंगे, इस सभी चीज़ों का डिटेल आपको एक जगह पर मिल जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर सॉइल टेस्टिंग है क्या। तो जब आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं तो आपके मिट्टी का जो आप अनविजुअल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसे यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट डाल देते हैं, खेत को उतना आवश्यकता भी नहीं रहती है, तब भी आप उसको डाल देते हैं, जिसके कारण आपके पैसा भी कम होता है और खेत का जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम होता है। सॉइल टेस्टिंग के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इस चीज़ को भी हर किसान को जानने की आवश्यकता है कि अगर आप अपने खेत में फर्टिलाइजर उसके क्वांटिटी के आधार पर अगर नहीं देते हैं, फर्टिलाइजर आप खेत में अनविजुअल रूप से डाल देते हैं, तो आपका उत्पादन भी कम होता है और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी कम होती है। इससे आप यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट का भी जो कीमत है उससे आप बच सकते हैं। तीसरा है जैविक एवं वैकल्पिक उर्वरक, जैसे कि आप नैनो यूरिया मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको ले जाकर आप खेत में छिड़क सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, आप स्प्रेयर के द्वारा इसको खेत में ले जाकर फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक मैन्योर है जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, FYM, इन सभी चीज़ों का भी आप प्रयोग करेंगे, जिसके कारण आप इससे बच सकते हैं। और देखिए इस समय सरकार भी बहुत सारी योजनाओं को भी पारित कर रहा है कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, सॉइल टेस्टिंग करवाइए, कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइए, जिससे आप खुद अपने खेत में जो खेती कर रहे हैं कितना क्वांटिटी में आपको खाद डालना है, इस सभी चीज़ का विवरण आपको मिल जाएगा, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा और उत्पादन भी अधिक होगी। तो आप सॉइल टेस्टिंग भी करवा सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाकर आप इस चीज़ का लाभ। अगर आप किसान हैं तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जहां तक हो सके आप लोग कार्बनिक खाद का ही प्रयोग करें, इन यूरिया, इन डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग कम करें। हम जानते हैं कि जनसंख्या अधिक है, सबको अनाज की बहुत आवश्यकता है, लेकिन कुछ हद तक इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए आपको भी कुछ बलिदान देना रहता है। आप ऑर्गेनिक खाद का आप क्या करते हैं कि घर में जो सब्जियां कटती हैं उसको ले जाकर फेंक देते हैं, उसी को कलेक्ट करके आप अगर खेत में डालते हैं तो वो डिकम्पोज होकर एक अच्छा न्यूट्रिएंट निर्माण करता है, जिससे आपका जो फसल होता है पौष्टिक भी रहता है और शुद्ध भी रहता है, और आप उसको खाते हैं तो उसका स्वाद भी अच्छा लगता है। मेरा कहना ये है कि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखिए कि अगर इस समय अगर जनगणना किया जाए तो चीन से भी अधिक भारत की जनसंख्या है और सबको एक क्वांटिटी के रूप में सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी लोगों के पास एक क्वांटिटी में जो भोजन पहुंच रहा है, सभी लोगों के पास जो भोजन पहुंच रहा है उसका उत्पादन किसान करते हैं। ज़मीन छोटी है, लेकिन इसमें किसानों के भी दोष नहीं है। पृथ्वी का जो डायमीटर है वो ना बढ़ता है ना घटता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। एक लोगों के पास अगर 2 बेटे हैं तो दोनों के पास अलग अलग खेत रहता है। अब खेत होने के बाद से उस पर अपना घर बनवाते हैं, जो कल्टिवेटेड एरिया है वो घटता जा रहा है, लेकिन सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी को देखकर फसलों का जो उत्पादन होता है वो केमिकल डालकर किया जा रहा है। लेकिन यदि आप जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, अगर हम 2 हमारे 2 को छोड़कर हम 2 हमारे 1 पर निर्धारित करते हैं, तो आप लोगों को इन विपत्तियों से जूझना नहीं पड़ेगा। ना आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको डाई अमोनियम फास्फेट की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आप ऑर्गेनिक खाद का भी प्रयोग करेंगे और आने वाली जो भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ हैं वो अच्छी और स्वस्थ रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फसलें जैसे गेहूँ या धान को जब आप काटते हैं तो उसकी निचली जड़ जो बच जाती है उसको आप क्या करते हैं, या तो को जला देते हैं, तो वो साथ ही साथ मिट्टी में जो मुख्य बैक्टीरिया और फंगस है वो भी खत्म हो जाती है, जिससे उत्पादन घटता है। अगर आप वही रीपर के द्वारा अगर उसको भूसी नुमा करके उसी खेत में छोड़कर जोतवाई कर दें तो वो खाद बन सकता है, जिससे आपको फर्टिलाइजर या उर्वरक की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फसल का उत्पादन अधिक होगा और ज़्यादा पैसा की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियो आपके पास समय पर पहुँचता रहे।